अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 के अंदर बफर्स को पढ़ने जा रहे हैं। बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन और इनकी टाइप्स, और बफर हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और दूसरी बात, बफर काम कैसे करता है। ये सारी चीज़ें आज हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट पार्ट है बफर सॉल्यूशन का, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अंदर हम बफर सॉल्यूशन क्या होता है और हमें बफर सॉल्यूशन की क्या ज़रूरत है और बफर सॉल्यूशन काम कैसे करता है, ये तीन चीज़ें हमने पढ़नी है। सबसे पहले तो हम बफर सॉल्यूशन पढ़ने से पहले ज़रा एक चीज़ देखते हैं। हमारे पास ये 1 DM क्यूब्स वाटर है, 1 DM क्यूब, ये प्योर वाटर है, प्योर। और ये हमारे पास इसके साथ ही बिल्कुल इस तरह बना लेते हैं, ये हमारे पास 1 DM क्यूब ऐसा वाटर है जिसमें बफर ऐड है। अब बफर क्या होता है ये बाद में देखते हैं, लेकिन मैंने ऐड कर दिया। जैसे कोई एक्स बफर है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने क्या किया, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.01, कितना 0.01 मोल्स ऐड किए सोडियम हाइड्रोक्साइड के। वाटर प्योर फॉर्म में होता है, उसकी पीएच होती है 7। जब मैंने इसमें ये ऐड किया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी पीएच इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गई कि वो 7 से 12 पे आ गई। अगर मैं इसकी पीएच चेंज को देखूं तो ये बहुत ज़्यादा यूनिट चेंज आया, यानी कि 7 से 12 तक 5, बहुत ज़्यादा यूनिट चेंज आया। अच्छा, जब मैंने बफर ऐड किया हुआ था तो बफर पे इसकी पीएच से 4.83, यानी कि मैंने इसमें एक ऐसा बफर ऐड किया था जो एसिडिक नेचर का था, तो उसकी पीएच थी 4.83। जब मैंने सेम अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 0.01 मोल इस 1 DM क्यूब सोल्यूशन में ऐड किया, तो मेरी जो बफर की पीएच है वो हो गई 4.92। अब कितना चेंज आया, 0.09 के करीब, यानी कि आप यूं समझे 0.1 के करीब चेंज आया। पहले कितना चेंज आया था, 5 टाइम्स। अब कितना चेंज आया, 0.1। इतना कम चेंज क्यों आया? आखिर बफर ने कुछ तो ऐसा किया होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की थोड़ी सी अमाउंट ऐड करने पे उसने पीएच चेंज को रेजिस्ट किया। असल में बफर का काम ही यही है कि वो पीएच चेंज को रेजिस्ट करे, यानी कि बाय द एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जो पीएच की फ्लक्चुएशन बहुत बड़ी होनी है वो उसको छोटे से छोटा रख सके। हमारी बॉडी और लेबोरेटरी में सेल बायोलॉजी तक हमारे पास ये सारे यूज होते हैं। बफर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लिविंग सिस्टम का, हमारे ब्लड का। अगर ना होता बफर तो हो सकता है कि ह्यूमन रेस जो है वो सर्वाइव ही ना कर पाती। बफर हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन रखते हैं। बाइकार्बोनेट बफर्स हैं जो हमारे पीएच ब्लड के अंदर होते हैं और उसकी पीएच को मेंटेन करते हैं। समहाउ फॉस्फेट बफर्स भी होते हैं, लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है वो बफर हैं क्या, कितनी टाइप्स के होते हैं और वो काम कैसे करते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो आज का टॉपिक है। लेकिन एक अंदाजा हो गया आपको, बफर होगा तो पीएच चेंज उतनी नहीं होगी जो प्योर फॉर्म में वाटर में आ सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, बफर्स are those solutions which resist the change in pH। बफर ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं। हाँ, ये एक अलग बहस है कि वो पीएच चेंज को क्या मुकम्मल तौर पर रेजिस्ट करते हैं, नहीं, वो फ्लक्चुएशन की बड़ी वैल्यू को इंतहाई छोटी वैल्यू में ले आते हैं। यानी कि यहाँ 7 से 12 पे जाना था लेकिन यहाँ थोड़ी सी चेंज हुई, डेसिमल्स के अंदर चेंज हुई, तो इट मीन बहुत बड़ी वैल्यू को छोटा कर देते हैं। जैसे आप यूँ समझे कोई आपके फुल स्पीड में कार जा रही है और अगर खुदा ना खास्ता वो कार ब्रेक फेल हो जाए और वो जाके सीधा टकराए किसी और कार से, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर ब्रेक फेल होने की सूरत में कोई इमरजेंसी सिस्टम लगा हो जिससे टायर जैम हो जाएं, रुक जाएं,
तो वो कार अगली कार से टकराने से पहले बहुत हद तक अपनी रफ्तार को कम कर लेगी और चांसेस हैं कि बहुत माइनर सा डैमेज हो, अगर हो भी। सेम यही काम बफर का है। असल में ना हम बफर स्टेट्स के बारे में भी पढ़ते रहे हैं पॉलिटिकल साइंसेज में, लेकिन समहाउ ये कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में ऐसा सिंपल फॉर्म में हम अगर समझें तो ऐसी सॉल्यूशन है। असल में ना इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एसिडिक बफर या बेसिक बफर। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो पीएच की चेंज को रेजिस्ट करता है। बफर की ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मसलन बफर की एक ख़ास कैपेसिटी होती है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालते जाएंगे तो वो उसको रेजिस्ट करता जाएगा। एक सर्टेन लिमिट के बाद बफर की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद वो रेजिस्ट करना बंद कर देता है। फिर चेंज वही आएगा जो प्योर फॉर्म में आ रहा था, क्योंकि बफर तो डिस्ट्रॉय हो गया। सो कैपेसिटी होती है इसकी एक सर्टेन, उसके बाद बफर डिस्ट्रॉय हो जाता है। बफर की जो पीएच होती है ना वो भी एक ख़ास होती है। मसलन अगर आपने एसिटिक एसिड और उसके साल्ट सोडियम एसीटेट का बफर बनाया, ये फॉर एग्जांपल मैंने एसिडिक बफर लिया था, इसके अंदर सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का, ये हमारे बफर कैपेसिटी के टॉपिक के अंदर असल में ये टॉपिक का हिस्सा था। मैंने सोचा कि यहाँ पे ज़रा आपको समझ आ जाएगा, इसका फ़ायदा हो जाएगा, तो मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। समझो एसिडिक बफर मैंने लिया। अगर मैं बेसिक बफर लेता तो उसकी पीएच शायद कुछ और होती, 7 से ग्रेटर होती, यानी कि वो हो सकता है कि 11.2 होती या वो 8.9 होती। अभी हमने लिया है एसिडिक बफर, तो उसकी एक ख़ास पीएच है 4.83। अगर इन बफर्स की आप कंसंट्रेशन जो इनमें मौजूद क्या नाम है सब्सटेंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन को कम या ज़्यादा कर देते हैं, तो हो सकता है कि उससे पीएच फ्लक्चुएट कर जाए। लेकिन हर ख़ास बफर की अपनी ख़ास पीएच होती है, और ये जो पीएच होती है ना, ये डाइल्यूट करने पे चेंज नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपने बफर के सोल्यूशन को डाइल्यूट किया तो उससे जो है इसकी पीएच कम हो गई या ज़्यादा हो गई। डाइल्यूशन ब्रिंग्स नो चेंज, डाइल्यूशन करने से कोई चेंज नहीं होती। ये भी हम पढ़ेंगे अपने टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। और दूसरी बात, ये लॉन्ग टाइम तक मेंटेन रहती है। मेडिसिन इंडस्ट्री या पैकेजिंग इंडस्ट्री में आपने अक्सर देखा होगा कि पैकेजेस के ऊपर उनकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है किसी फूड आइटम की या किसी सब्सटेंस की जो पैक है। वो सम टाइम एक्सपायरी डेट ये इंडिकेट कर रही होती है कि सर्टेन टाइम के बाद इस सब्सटेंस की पीएच चेंज हो जाएगी और ये ख़राब हो जाएगा। यानी कि वो एक लॉन्ग टाइम को शो कर रही होती है कि इस दौरान ये आप सब्सटेंस यूज़ कर सकते हैं, या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ईटेबल आइटम यूज़ कर सकते हैं, या मेडिसिन। ऐसे सेम इसी तरह ये जो पीएच बफर अगर हमने ऐड किया हो तो वो लॉन्ग टाइम तक उस सब्सटेंस की पीएच को मेंटेन रखता है, अनटिल अनलेस वो डिस्ट्रॉय ना हो जाए ड्यू टू एनी फैक्टर। स्टूडेंट, जो आपका बफर होता है ना, ये दो तरह के होते हैं। दे कुड बी एसिडिक बफर और बेसिक बफर, यानी कि ये दो हमारे पास बफर्स होते हैं। एसिडिक बफर हो या बेसिक बफर हो, बनता वीक सब्सटेंस है। मतलब वीक एसिड एसिडिक बफर बनाएगा, वीक बेस बेसिक बफर बनाएगा। कैसे? दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से। अगर तो वीक एसिड है तो वो उसका साल्ट प्लस, अगर तो वीक बेस है तो उसका साल्ट। साल्ट कैसे बनाया जा सकता है? बाय रिएक्टिंग इट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब वीक बेस को किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कराओ तो वीक बेस का साल्ट बन जाएगा। स्टूडेंट, ये आप याद रखिएगा कि जो बफर है, जो हम बफर पढ़ने जा रहे हैं, इसकी पीएच चेंज हो सकती है अगर आप उसमें जो एसिड और साल्ट यूज़ कर रहे हैं। यानी कि अगर आपका जो बफर है वो कम्बिनेशन है एसिड और उसके साल्ट की, या बेस और उसके साल्ट की कम्बिनेशन है, तो आप इन चीज़ों की कंसंट्रेशन को चेंज करें तो बफर जो है उसकी जो पीएच है वो चेंज हो जाएगी। याद रखिएगा एक बात कि बफर को डाइल्यूट करने पे उसकी पीएच चेंज नहीं होती। हाँ, बफर में जो मोलैरिटीज़ यूज़ की हैं आपने, कंसंट्रेशंस यूज़ की हैं साल्ट की या एसिड की, जो बफर बना रहा है वो ज़रूर आपकी चेंज हो सकती हैं। अब
मैंने यहाँ पे ना आपको असल में एक शॉर्ट क्वेश्चन करवाना है। मैंने आपको क्या करवाना है, राइट डाउन टाइप्स ऑफ बफर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बफर की दो टाइप्स बनाए स्टूडेंट। दो तरह के बफर होते हैं हमारे पास। पहला जो बफर है वो है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या होता है? एसिडिक बफर एक्चुअली एक ऐसा बफर होता है जिसमें वीक एसिड प्लस उसका साल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनाया गया होता है। अब आप कहेंगे ये वीक एसिड प्लस साल्ट तक तो बात सही थी, ये स्ट्रॉन्ग बेस वाली क्या इसमें एक्स्ट्रा चीज ऐड की है? देखें वीक एसिड क्या होता है। वीक एसिड है से एसिटिक एसिड। ये हो गया एसिडिक बफर का एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट है इसका साल्ट। इसका साल्ट कैसे बन सकता है? आप एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास बन जाएगा CH3COONA। नाउ दिस इज एक्चुअली a salt of this weak acid which is made by reacting with strong base। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। एसिडिक बफर की जो पीएच होती है ना वो लेस देन 7 होती है। एसिडिक बफर की जो पीएच होती है वो लेस देन 7 होती है। अब अगर मैं बात करूं बेसिक बफर्स की तो आप इस सारी स्टेटमेंट को उल्टा लें। देखें इसकी पीएच लेस देन 7 होनी चाहिए, इसकी पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए। स्टूडेंट्स जो आपके बेसिक बफर है ना दे आर एक्चुअली मेड बाय वीक। एसिडिक बफर किससे बनते थे? वीक एसिड से। ये बनेंगे वीक बेस से प्लस साल्ट ऑफ इट यानी कि वीक बेस का साल्ट जो किससे रिएक्ट करके बनाया जाएगा? विद स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के तौर पे एक लेते हैं। हमारे पास है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ अ वीक बेस। इसका साल्ट किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करवाना है। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, एसिटिक एसिड तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। लिहाजा हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ। तो इसका जो साल्ट बनेगा वो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। अब स्टूडेंट याद रखिएगा ये दो मिलके एक बेसिक बफर बनाएंगे। सो जब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो 3 पार्ट्स आपने लिखने हैं। पहले ये कंपोनेंट्स इस बफर के हैं क्या, एग्जाम्पल और पीएच क्या होती है। देन बेसिक बफर के कंपोनेंट्स है क्या, एग्जाम्पल और इसकी पीएच क्या होती है। हाँ देयर आर सम एक्सेप्शंस बट समहाउ अभी हम उस डिटेल में नहीं जाते, हम एसिडिक और बेसिक बफर तक ही रहते हैं। अब हम चलते हैं अपने एक इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ कि बफर की ज़रूरत क्या है। देखें आपके सामने ये एक इमेज नज़र आ रही है, इसके अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं बफर की। मैं इसमें से कुछ एप्लीकेशंस को ही डिस्कस करूंगा। पहली एप्लीकेशन, हमारे ब्लड के अंदर भी बफर होता है। आपने कभी सोचा नहीं कि हम एक्सटर्नली इतने इंजेक्शन और मेडिसिन यूज़ करते हैं कि हमारी ब्लड की तो पीएच चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे होते हैं उसकी पीएच डिफरेंट होती है। लेकिन ऐसी कौन सी सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड के अंदर पीएच को मेंटेन रखती है? हमारे ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट्स बफर्स होते हैं। इसके अलावा और भी हमारी बॉडी में बफर्स होते हैं जो मैंने लेक्चर के शुरू में आपको इंट्रोड्यूस कराए थे। बट समहाउ ये आपके सामने 3 बफर लिख के आ रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसमें से सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ ब्लड की, जिसमें बाइकार्बोनेट यानी कि कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन का बफर होता है। हमारी जो ब्लड की पीएच होती है ना वो 7.35 होती है, 7.35। अच्छा अब क्या हुआ, किसी वजह से ह्यूमन ब्लड की पीएच जो है वो 7.35 से हो गई 7, यानी कि थोड़ी सी कम हो गई, फ्लक्चुएशन आ गई। 7.35 से फ्लक्चुएशन आ गई 7 की। होगा क्या, हो सकता है बंदा मर जाए। अच्छा 7.35 से कम होने पे डेथ हुई है, हो लेट्स सी ज़्यादा करने पे क्या होगा। 7.35 से हमने 8 तक ले गए तो भी हो सकता है बंदे की डेथ हो जाए। वजह, हमारी बॉडी में जो एक सर्टेन पीएच ऑफ ब्लड है
वो मेंटेन रहनी चाहिए। उसमें ब्लड में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एंजाइमिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ब्लड की अपनी एक एक्टिविटीज़ रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो सारे एक सर्टेन पीएच के अंदर हो रहे होते हैं। हमारे ब्लड में अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है जो उन पीएच को मेंटेन रखता है ताकि वो सारी एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द ऑप्टिमम वैल्यूज़ होती रहे। ये ना हो कि पीएच हमारी डिस्टर्ब होती रहे और लाइफ को हर वक्त खतरा रहे। सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और क्लिनिकल साइंसेज वगैरह में यूज़ होती हैं। समटाइम एक ऐसी बैक्टीरिया कल्चर को हम स्टडी कर रहे होते हैं जिसमें हम एसिड या बेस की अगर एडिशन करें तो उस बैक्टीरिया कल्चर की पीएच ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम उसमें बफर ऐड कर लेते हैं ताकि हम उसका इफ़ेक्ट भी स्टडी कर पाएँ और बैक्टीरियल कल्चर या किसी भी चीज़ को हम जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसकी पीएच ज़्यादा चेंज ना हो पाए। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप 1 लीटर HCl डाल देंगे तो बफर उसको स्टॉप कर लेगा। बफर थोड़ी सी एसिड या बेस की, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की एडिशन को तो बर्दाश्त कर लेता है। ऐसा नहीं आप जितने मर्जी ऐड करते जाएंगे और वो बर्दाश्त करता रहेगा। एक लिमिट के बाद जो आपका बफर होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा मेडिकल इंडस्ट्री में यानी कि मेडिसिन में बफर यूज़ होता है। मेडिसिन में बफर जो यूज़ होता है वो एक्चुअली इंडिकेट करता है कि इस हद तक इसकी पीएच मेंटेन रहनी चाहिए, उसके लिए हम उसमें बफर ऐड कर देते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं जो एक ख़ास सॉइल की पीएच में ग्रो करते हैं और ड्यू टू द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर समटाइम वो पीएच डिस्टर्ब हो जाती है। उस पीएच की डिस्टर्बेंस को मिनिमाइज करने के लिए हम बफर ऐड करते हैं। ये बफर असल में कॉमन आइन इफेक्ट की एक एप्लीकेशन है। आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा तो इसके यूजेस हैं। सो व्हाई डू वी नीड बफर? ड्यू टू दीज वैल्यूज। अच्छा, अब मैं कहूँगा कि आपके लिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, बट पीएच ऑफ द ब्लड ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये आपके एंटी टेस्ट और बोर्ड दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम असल इस बात पे आते हैं, ये तो बहुत हमने जनरल बातें की ना, अब हम इस बात पे आते हैं कि ये बफर काम कैसे करता है। स्टूडेंट्स, अब हम लिखते हैं हाउ डू बफर एक्ट। बफर कैसे काम करता है? पहली बात है बफर है क्या हमारे पास। एसिडिक बफर है, बेसिक बफर है। हम ऐसा करते हैं एसिडिक बफर लेते हैं। एसिडिक बफर जो हमने लेना है, एसिडिक बफर जो हमने लेना है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली एसिडिक बफर है हमारे पास एसिटिक एसिड की एक ख़ास कंसंट्रेशन और एसीटेट, सोडियम एसीटेट की, यानी कि वीक एसिड प्लस साल्ट। ये हमारे पास एक एसिडिक बफर है जिसको हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि काम कैसे करता है। अगर हम इसका सोल्यूशन ले लें 1 DM क्यूब का, उसमें थोड़ी सी एसिड या थोड़ी सी बेस डाल दें स्ट्रॉन्ग, तो ये कैसे उसको रिस्पॉन्स करेगा कि पीएच चेंज नहीं होने देगा, या ऐसा कौन सा रिएक्शन करेगा फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में जिससे पीएच चेंज जो है वो क्या होगी, रेजिस्ट होगी। अब स्टूडेंट, सबसे पहले एक बात देखते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है, से हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हमने 1 लीटर पानी लिया और इस 1 लीटर वाटर के अंदर हमने ऐड किया 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। अब 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड जब आप ऐड करेंगे तो एसिटिक एसिड जो है ना वो आयोनाइज हो जाएगा 2 पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट बनाएगा CH3 COO माइनस और दूसरा बनाएगा AH पॉजिटिव। अब देखें, ये आयोनाइजेशन जो है ना इसकी 1.3% होती है। 1.3% का मतलब ये है कि 100 में से 1.3 मॉलिक्यूल्स इसके आयोनाइज होंगे। अगर आप 1000 में से 13 कहें तो ज़्यादा आसान लगेगा आपको। 1.3 का मतलब क्या है? 100 में से 1.3 मॉलिक्यूल्स आपके आयोनाइज होंगे। आप कहेंगे ये तो बहुत कम है, HCl तो बहुत ज़्यादा आयोनाइज होता है। डेट इज़ वाई इसे हम वीक एसिड कहते हैं। अदरवाइज इसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड ना कहते कि अगर ये ज़्यादा आयोनाइज होता है और ज़्यादा हाइड्रोजन आयन बनाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 में से 1.3 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बनेगा 1.3 और ये जो पीछे बच जाएंगे वो बच जाएंगे 98.7। तो इतनी कम कंसंट्रेशन ऐसा करते हैं, चूंकि डेसिमल में इसकी कंसंट्रेशन में लिख रहा हूँ तो मैं इसकी कंसंट्रेशन की यूनिट भी लिख देता हूँ।
98.9% लिख देता हूँ कंसंट्रेशन की बजाय, इतने परसेंट ये आयोनाइज हुआ है। अब एक बात गौर से सुने, आपने क्या किया, इसमें इसका साल्ट ऐड किया। इसका जो साल्ट है ना वो है सोडियम एसीटेट CH3COONA। ये जो साल्ट है ना वो इसके मुकाबले में ज़्यादा आयोनाइज होता है, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये बनेगा CH3COONA पॉजिटिव। ये इसके मुकाबले में ज़्यादा आयोनाइज होगा, यानी कि ये 1.3 होता है तो इसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा आयोनाइज होगा। सो असल में एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन ये सोल्यूशन में इंक्रीज करने की वजह बनेगा। अब जब एसीटेट आयन यानी कि CH3COO- मैं कौन से आयन की बात कर रहा हूँ, मैं इस आयन की बात कर रहा हूँ, इस आयन की बात कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, वो थोड़ा सा आयोनाइज हो गया, कितना 1.3%। अब हुआ यूं कि मैंने उसमें साल्ट ऐड किया, साल्ट ऐड करने से वो ऐसे आयन बना गया जो मेरे एसिड में पहले से आयोनाइजेशन की वजह से थोड़े से बने हुए थे। आप फौरन कहेंगे सर ये तो कॉमन आयन है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये ज़्यादा आयोनाइज होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये तो बन जाएगा कॉमन आयन की एक सिंपल कोटेशन। वो कैसे, देखें, कॉमन आयन स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब होगा क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन की वजह से एसीटेट आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एडिशन की वजह से एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। जब एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या करें, आप कहेंगे केसी की वैल्यू डिस्टर्ब हो गई, ओवरऑल रिएक्शन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट रिवर्स में जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि इसको इस रिएक्शन में देखें तो ये जा रहा है फॉरवर्ड और ये आयोनाइज हो रहा है। मैंने एक्सटर्नली साल्ट ऐड करके इसकी कंसंट्रेशन कॉमन आयन की बढ़ा दी, तो ये क्या करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया था, पहले ऐड किया था 0.10 और मैंने कोई साल्ट नहीं ऐड किया, तो ये डिसोसिएट हुआ था, इसकी डिसोसिएशन हुई थी 1.3%। अब मैंने क्या किया, इसकी पीएच चेक की तो वो आई 2.89। इसका मतलब है कि ये 1.3% डिसोसिएट होकर जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डेवलप कर रहा है उसकी वजह से इसकी पीएच बन रही है 2.89। अब मैंने उसमें 0.05 मोल ये ऐड कर दिया, तो इसने क्या बनाए, एसीटेट आयन, कॉमन आयन जनरेट हो गया। ये कॉमन आयन बना के इस रिएक्शन को रिवर्स डायरेक्शन में भेज देगा, यानी कि इसकी डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन को कम कर देगा। देखिए जैसे मैंने ये ऐड किया एक सर्टेन अमाउंट में, इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन या आप यूँ समझ लें कि आयोनाइजेशन की जो वैल्यू है वो कम हो गई, कितनी, 0.036। ये कम क्यों हुई है, क्योंकि किसी वजह से इसको हमने रिवर्स में पुश कर दिया है, इसकी आयोनाइजेशन को कम कर दिया है बाय द एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा के। एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे तो उससे इसके लिए रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा और इसकी परसेंटेज डिसोसिएशन कम हो जाएगी। मैंने और बढ़ाए, मैंने और इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की, साल्ट ने एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन और बढ़ाई, तो ये रिएक्शन और रिवर्स में जाएगा, यानी कि इसकी डिसोसिएशन परसेंटेज और कम हो जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, 0.08 पे। मैंने और साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, और ज़्यादा एसीटेट आयन बने, इसकी और ज़्यादा कंसंट्रेशन सप्रेस हो जाएगी। आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने ये दो सब्सटेंसेस ऐड की तो इस सब्सटेंस के ऐड करने से पहले जो मेरे पास एसिटिक एसिड था वो 1.3% डिसोसिएट होता था। जैसे जैसे मैं उसके साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरा जो एसिटिक एसिड का रिएक्शन है वो फॉरवर्ड की बजाय रिवर्स डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू हो गया ओवरऑल, और मेरा इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट होना शुरू हो गया, यानी कि इसकी डिसोसिएशन की परसेंटेज कम होना शुरू हो गई है। अब इसकी एक ख़ास एडिशन की वजह से मेरी ये रिएक्शन में अनडिसोसिएटेड कह लें या अनआयोनाइज्ड जो है CH3COOH और CH3COO- इनका एक रेजरवायर बन गया। यानी कि मेरे पास हुआ क्या है, मेरे पास हुआ यूं है कि मेरे पास अब सॉल्यूशन में CH3COOH और CH3COO- का एक रेजरवायर बना हुआ है।
ये रेजरवायर क्यों बना हुआ है? चलें, ये तो मैंने साल्ट के एडिशन से डेवलप कर लिया रेजरवायर। ये कैसे बना? ये भी साल्ट के एडिशन से ही बना है। कैसे? जब मैंने साल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो रिएक्शन ज़्यादातर रिवर्स डायरेक्शन में मेंटेन रहा, या इक्विलिब्रियम की पोजीशन इसके लिए टुवर्ड्स द लेफ्ट मेंटेन रही। तो इसकी कंसंट्रेशन एक खास अमाउंट में इंस्टेड ऑफ आयंस अनडिसोसिएटेड फॉर्म में मौजूद रही। अब ये इन दोनों का मेरे पास रेजरवायर है। ये रेजरवायर मेरे लिए बफर का काम करेगा। कैसे? जरा देखते हैं। केस 1 मैं ऐड करता हूं हाइड्रोजन आयन, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं ऐड करना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा बफर, उसकी कैपेसिटी से बाहर की बात चली जाएगी। मैंने जब हाइड्रोजन आयन ऐड किया तो हाइड्रोजन आयन क्या करेगा? देखिए मेरे पास इस टाइम है क्या रिएक्शन ये है कि CH3COOH बहुत कम फॉरवर्ड जाता है, ज़्यादा रिवर्स में ही रहता है। ड्यू वाई? उसकी वजह उसका साल्ट है जो खुद वही आयंस बना रहा है जो कि ये बना रहा था, जिसकी वजह से ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में ऊपर वाला जाएगा। अब ये साल्ट क्या बना रहा है? CH3COO -Na पॉजिटिव। अब मैंने एक रूल पढ़ा हुआ है, मैंने रूल ये पढ़ा हुआ है कि अगर A + B ली शैटलियर प्रिंसिपल में C + D बना रहे हो, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो मेरा ओवरऑल रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन की तरफ जाना शुरू कर देगा, Kc की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा तो मेरा ओवरऑल रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ Kc। अगर मैं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा तो मेरा ओवरऑल रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ Kc। मैंने क्या किया? एसिड ऐड किया। एसिड ऐड करने का मतलब है मैं हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा हूँ। तो ये कुछ हाइड्रोजन आयन तो ये बना रहा है, कुछ मेरे एसिड के एडिशन से बन गए, तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या करेगी? बढ़ जाएगी। अब ये जो आपका एसिटिक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मेरी एक्सटर्नली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन के बढ़ जाने की वजह से ये किस तरफ जाना शुरू कर देगा? कॉमन आयन में हमने पढ़ा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट सप्रेस हो जाता है, आयोनाइजेशन उसकी कम हो जाती है जब हम कॉमन आयन ऐड करते हैं। मैंने क्या किया? एसिड ऐड किया। एसिड ऐड करने का क्या मतलब है? हाइड्रोजन आयन की एडिशन की। क्यों? एसिड जब भी मैं सोल्यूशन में ऐड करता हूँ से HCl, तो इट आयोनाइजेस टू गिव हाइड्रोजन आयन एंड अ नेगेटिव आयन। यह हाइड्रोजन आयन की पहले से खास कंसंट्रेशन मौजूद थी, इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ था, बफर सॉल्यूशन में मौजूद था। जैसे ही मैंने एक्सटर्नली हाइड्रोजन आयन ऐड किए तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने से जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ था वो डिस्टर्ब हो गया। तो अब ओवरऑल रिएक्शन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किस तरफ जाएगा? रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये हाइड्रोजन आयंस क्या करेंगे? एसिटेट आयन से कंबाइन करेंगे और रिवर्स डायरेक्शन में जाके एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनाना शुरू कर देंगे। और ये एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मैंने एक्सटर्नली जब हाइड्रोजन आयन यानी कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया तो उससे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई। लिहाजा अल्टीमेटली आपका जो रिएक्शन है और इक्विलिब्रियम है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट जाना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मेरा रिएक्शन जो है वो ये शो कर रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने से रिवर्स रिएक्शन ज़्यादा हो गया और आपकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट फिट होना शुरू हो गई है और आपकी हाइड्रोजन आयन क्या होंगे? वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, हाइड्रोजन आयन एसिटेट आयन से मिलके एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देंगे, तो उनकी कंजप्शन होना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसके अंदर ये एसिटेट यानी कि CH3C, ये क्या है? CH3COO- आयंस हैं। आपने क्या किया? हाइड्रोजन आयन के पहले से मौजूद थे ये हाइड्रोजन आयन, ये पहले से मौजूद थे हाइड्रोजन आयन, आपने एक्सटर्नली हाइड्रोजन आयन ऐड किए। जब आपने एक्सटर्नली हाइड्रोजन आयन ऐड किए ना, तो उसे लगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, लिहाजा वो क्या करेगा? वो एक्सटर्नली ऐड करने की वजह से जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है उसको कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ली शैटलियर प्रिंसिपल तो ये कहता था स्ट्रेस को रेजिस्ट करेगा, उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा। तो ये इससे कंबाइन करेगा ताकि आपके मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन एसिटेट आयन से मिलके जो प्रोड्यूस हुए हैं बाय बोथ ऑफ देम
कंबाइन करेंगे और एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब बजाय इसके कि ये हाइड्रोजन आयन उतनी मिकदार में रहें, उनका कुछ हिस्सा कंज्यूम हो जाएगा बाय एसीटेट आयन और वो दोबारा बना देंगे एसिटिक एसिड। अब स्टूडेंट, अगर मैं बेस ऐड करूं तो क्या होगा? केस 2, ऐड हाइड्रोक्सिल आयंस। देखें, हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करने से क्या होता है? CH3 COOH प्रोड्यूस कर रहा है CH3 COO माइनस और हाइड्रोजन पॉजिटिव की सर्टेन अमाउंट, और CH3 COONA प्रोड्यूस कर रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसिटेट आयन एंड सोडियम आयंस। हमारा जो रोल प्ले करेंगे ना, वो ये आयंस और जो एसिटिक एसिड है वो प्ले करेगा, क्योंकि ये रेजर्वायर है हमारा। अच्छा, हाइड्रोक्सिल आयन ऐड करने से क्या होगा? वो इस हाइड्रोजन आयन से मिलके वाटर बनाना शुरू कर देंगे, तो हाइड्रोजन आयन कंज्यूम होना शुरू हो जाएंगे जो कि एसिटिक एसिड के हैं। अब इसके हाइड्रोजन आयन जब कम होना शुरू हो जाएंगे ना, तो इसको लगेगा कि प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज कर रही है। प्रोडक्ट डिक्रीज करने का दूसरा मतलब ये होता है कि रिएक्टेंट ज़्यादा हो गए हैं, और इसका इस दोनों बातों का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है, इसकी वैल्यू डिस्टर्ब हो गई है। क्यों डिस्टर्ब? किस तरह की हुई है? देखें, केसी होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के इक्वल। जब हमने बेस ऐड की, हाइड्रोक्सिल आयन ऐड किया, तो उसने प्रोडक्ट के हाइड्रोजन आयन खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होना शुरू हो गई। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो केसी की वैल्यू तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो केसी की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए रिएक्शन ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि आपका जो एसिटिक एसिड है वो ज़्यादा डिसोसिएट होना शुरू हो जाएगा, ताकि जो आपके कंज्यूम्ड हाइड्रोजन आयन है उसकी कमी को पूरा कर सके। इस तरह हो क्या रहा है? जब आप एसिडिक आयंस डालते थे, यानी कि हाइड्रोजन आयन डालते थे, तो आपका रिएक्शन बैकवर्ड जाता था। आपने बेस डाली, उसकी वजह से हाइड्रोजन आयन कम हो गए इक्विलिब्रियम वैल्यू से, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। इस तरह जो कंज्यूम होते गए ये डिसोसिएट होता गया, उनकी जगह बनाता गया, उनकी जगह हाइड्रोजन आयन नए बनाता गया। ये कंज्यूम होते गए, ये उसकी जगह नए हाइड्रोजन आयन बनाता गया। इस तरह होगा क्या? हुआ क्या? अगर ये काम ना होता, यानी कि एसिटेट आयन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में ना जाता और अपने हाइड्रोजन आयन या एसिड के हाइड्रोजन आयन से मिलके एसिटिक एसिड ना बनाता, तो क्या होना था कि अपने तो इसके हाइड्रोजन आयन थे ही थे, एसिड के भी हाइड्रोजन आयन आते तो पीएच बहुत ज़्यादा गिर जानी थी। लेकिन इसने उन हाइड्रोजन आयन जो एक्सटर्नली ऐड किए उनके साथ मिलकर एसिटिक एसिड बनाकर जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन है उसको डिक्रीज किया। यहाँ उसकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो कंज्यूम होना शुरू हो गई थी बाय द एडिशन ऑफ बेस। तो उसने क्या किया? बाय द एडिशन ऑफ बेस जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही थी उसको मेंटेन रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड गया, ताकि आपका जो प्रोसेस है उसमें जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो मौजूद रहे। तो फॉरवर्ड जाके वो हाइड्रोजन आयन जो कंज्यूम हुए हैं उसकी जगह नए बनाना शुरू कर देगा। सो स्टूडेंट, जो बफर एक्ट करता है ना, वो अपने रेजरवायर्स को यूज़ करते हुए एक्ट करता है, और उसके रेजरवायर में उसका एसिड जो वीक एसिड है और उसके साल्ट का आयन, या जो साल्ट प्रोड्यूस करता है आयोनाइज होके आयन, वो दोनों काम करते हैं। और जिसका कॉमन आयन है, कॉमन आयन को इस्तेमाल करते हुए, अप्लाई करते हुए आप इसके फंक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, हमारी बुक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड इसका भी बफर मेंशन्ड है। आपने सोचना है कि हाइड्रोजन आयन की एडिशन और हाइड्रोक्सिल आयन की एडिशन की वजह से आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये बफर के तौर पे एक्ट करेगा। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ ऐसे एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट इस लेक्चर का बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये एमसीक्यूज रिलेटेड है बफर सॉल्यूशन से, और जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है। पहला एमसीक्यू था, अ बेसिक बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड। एक बेसिक बफर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है? आपको अगर याद हो कि मैंने आपको पढ़ाया था कि बेसिक बफर और एसिडिक बफर ये दो डिफरेंट टाइप्स हैं बफर सॉल्यूशन की।
बेसिक बफर की जो पीएच होती है वो 7 से ग्रेटर होती है, और जो एसिडिक बफर की पीएच होती है वो 7 से लेसर होती है, यानी कि एसिडिक रेंज में होती है। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो आपका बेसिक बफर है दैट एक्चुअली कंटेन्स अ वीक बेस, और एसिडिक बफर जो है वो आपका कंटेन करता है वीक एसिड। साथ साथ ये तो एक कंपोनेंट है ना बेसिक बफर का, और ये एक कंपोनेंट है एसिडिक बफर का। दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? दूसरा कंपोनेंट होता है इस वीक बेस का साल्ट। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। साल्ट ऑफ इट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि बेसिक बफर की एग्जाम्पल बताएं, तो आपके सामने अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, और इसका रिएक्शन अगर मैं HCl से करा दूं, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका साल्ट बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अब स्टूडेंट बात यूं है कि ये है वीक बेस और ये है उसका साल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन से बना है। ये दो कंपोनेंट जो है ना मिलके पूरा बेसिक बफर बनाएंगे। इसी तरह एसिडिक बफर की अगर बात की जाए तो साल्ट ऑफ इट विद स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि हम इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड। खैर हमारा जो एमसीक्यू है वो कंसर्न है कि बेसिक बफर क्या है, तो वीक बेस और उसका साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सो हियर वी विल सिलेक्ट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वीक बेस और उसका साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। सेकंड, बफर एक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। बफर एक्शन एक्सप्लेन करने के लिए हमें जो इनमें से कौन सा ला है जो बफर एक्शन को एक्सप्लेन करता है? एक्चुअली बफर एक्शन जो है ना वो कॉमन आयन इफेक्ट की बेस पे चलता है, क्योंकि बफर आयन की अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बफर आयन में कॉमन आयन मौजूद होने की वजह से एक रेजर्वायर क्रिएट हो जाता है जो कि बफर एक्शन करता है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इस कॉमन आयन इफेक्ट का कैसे बफर एक्शन में पार्ट है या कॉमन आयन इफेक्ट कैसे बेसिस है बफर एक्शन की, ये डिटेल में डिस्कस किया गया है। लेकिन ये एक ऐसा एमसीक्यू है जो अक्सर व बेशतर बोर्ड में आ जाता है, लिहाजा ये इंपॉर्टेंट कंसीडर होगा। अब स्टूडेंट लास्ट एमसीक्यू, व्हाट इज पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी? अब ये एक वैल्यू है, ये आपको याद करनी पड़ेगी, इसकी कोई बेस नहीं है कि मैं एक बता दूं कि ब्लड की पीएच जो है ना वो 7.35 जो है वो डेफिनेटली उसके पीछे एक रीजन होगी, लेकिन हमारी केमिस्ट्री के लिटरेचर में, बुक के लिटरेचर में हमने सिर्फ वैल्यू याद रखनी है, वो है 7.35। अगर ये हो गई 7 या अगर ये हो गई 8 तो आप यूं समझें कि वो जो पर्सन होगा वो फोर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 7 7.35 से कम है, 8 7.35 से ज्यादा है। इस 7.35 की मिलती जुलती वैल्यू होगी 7.3499, 7.361, इस तरह की कोई वैल्यू होंगी, यानी कि 7.35 के बिल्कुल करीब करीब वैल्यूज होंगी, तो ठीक है। अगर ये ज्यादा फर्क डाल गई, जैसे 7 हो गया, 0.35 का फर्क आ गया, या 8 हो गया, तो तकरीबन 0.65 का फर्क आ जाता है, तो बहुत बड़ा फर्क है, इससे बंदे की डेथ हो सकती है। सो टेक्निकली आपने याद रखना है कि 7.35 इज अ राइट वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड पीएच। इससे कम या ज्यादा होना ना सिर्फ इनएक्यूरेट वैल्यू है बल्कि वो बंदे के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें आपने जो याद करना है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट टाइप्स ऑफ बफर। बफर सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। दूसरी बात जो आपने ज़रूर याद करनी है वो ये कि आपकी परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड कम होती जाती है जैसे जैसे आप सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं उस एसिड का जो कि स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ है। इस बात को आपने ज़रूर याद रखना है। और दूसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि पीएच जो होगी वो बढ़ना शुरू हो जाएगी जितनी वीक एसिड की परसेंटेज डिसोसिएशन कम होना शुरू हो जाएगी। ये ऐसी बातें एमसीक्यूज हैं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और मैंने आप कोशिश की है कि मैं उनको डिटेल में समझा सकूं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।